अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुबह बख़ैर। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दुनिया में, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में हम भी जमात तहूम के तारीख़ी निसाब से साइंस और टेक्नोलॉजी ही का सबक देख रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नुकात हमने समझ भी चुके हैं पिछले लेक्चर में। आइए आज इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद नुकात को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ तो बच्चों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस सबक में हमने जो नुकात देखे थे उनमें हमने देखा जौहरी तवानाई कमीशन, खुतबी एटमी रिएक्टर जो कि तामुलगर और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसी के साथ एटमी जांच जौहरी तजुर्बा देखा जो पोखरण की पहली एटमी जांच, उसी तरह दूसरी एटमी जांच। फिर हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी की तरक्की के बारे में मालूमात हासिल की, जिसके तहत हमने अग्नि, आकाश, नाग मिसाइल वगैरह के बारे में भी बहुत सारी मालूमात हासिल की है। साथ ही हमने खलाई तहक़ीक़ भी की, इसरो है, भास्कर 1 है, एप्पल, इनसेट वगैरह जैसे अहम नुकात के ज़रिए हमने साइंस के मैदान में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए फिर आज हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पर तकनीकी तरक्की किस तरह से की गई थी। तकनीकी तरक्की के बारे में देखना है आज हम। तो देखिएगा, रेलवे इंजन बनाने वाले चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाने की तामीर बंगाल के ज़िला बरोदान के चितरंजन में की गई। इस कारखाने पे भाप से चलने वाले डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन बनाए जाते हैं। वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पहला डीजल इंजन बनाया गया और यहीं से श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम को इंजन की दरामद शुरू हुई थी। ये कुछ अहम नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आपने याद रखना है। जैसे श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इसी के साथ तंजानिया है और वियतनाम वगैरह है। तो यहाँ पर इन ममालिक को इंजन फराहम किया जाने लगा था, डीजल वाला इंजन बनाया गया था पहली मर्तबा और ये इंजन फराहम किया गया था। ये डीजल और बिजली से चलने वाले, भाप से चलने वाले कारखाने में इस्तेमाल होने वाले इंजन थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं टेली मवासलाती खदमात की तरफ। देखिएगा, मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक तहरीर शुदा पैगाम फौरी तौर पर पहुंचाने के लिए 1963 में मरकज़ी शोबे मवासिलात ने टेली मवासिलात की खदमात शुरू की। 1969 में पहली मर्तबा दिल्ली से देवनागरी रस्मुल ख़त में ये खदमत शुरू की गई। आगे चलकर ये खदमत मुल्क भर में मकबूल हुई और तमाम शोबों में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। 1990 में इंटरनेट के आगाज़ के बाद इस खदमत की अहमियत ख़त्म हो गई। देखिए यहाँ पर टेली मवासिलाती खदमात के बारे में देख रहे थे हम। तो देखिएगा, मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक पहले जो पैगाम पहुँचाने का ज़रिए कार था या तरीक़ा-ए-कार था, तो वो था तहरीर के ज़रिए, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक तहरीर के ज़रिए मुल्क के कोने को टाइप शुदा पैगाम दिए जाते थे। समझ आ रही है आपको? मतलब तहरीर के ज़रिए टाइपिंग करके प्रोग्राम दिए जाते थे। लेकिन 1963 में मरकज़ी शोबे मवासिलात ने टेली मवासिलात की खदमात शुरू की और 1969 में पहली मर्तबा दिल्ली से देवनागरी रस्मुल ख़त में ये खदमत शुरू होगी, जैसे फैक्स वगैरह है। तो यहाँ पर आगे चलकर ये खदमत मुल्क भर में मकबूल हो गई और फिर 1990 का ज़माना आया। 1990 में इंटरनेट का आगाज़ हो चुका था। अब इंटरनेट के बाद तो फिर ये जो तहरीरी पैगामात हैं उसको इलेक्ट्रिक के ज़रिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए, या यूँ कहिएगा मेल, जीमेल वगैरह जो है उसके ज़रिए यहाँ पर ये पैगामात तरसील किए जाने लगे थे, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने लगे थे, जिसकी वजह से तहरीरी पैगामात या टाइपशुदा जो पैगामात थे उनकी वो अहमियत नहीं रही जो पहले 1990 से पहले हुआ करती थी। आगे हम बढ़ते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की तरफ। मसनवी सयारचों की मदद से अंदरूनी मुल्क पैगाम रसानी को मुमकिन बनाने के लिए सयारचों से पैगाम हासिल करने और पैगाम भेजने के मकसद के तहत ज़रूरी पैगाम रसां मराकिज़ अहमदाबाद के जोधपुर टेकरा में 1967 में तामीर किए गए। देखिए क्या बात बताई गई इसमें
के जो मुल्क में अहम पैगामात थे, पैगाम रसानी का मतलब होता है पैगाम पहुंचाना, मुल्क के अहम पैगामात को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, एक मकाम से दूसरे मकाम पहुंचाने के लिए क्या किया जाता था, सैयारचों का इस्तेमाल किया जाता था या उनकी खदमात हासिल की जाती थी। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर इन खदमात में कुछ तब्दीली लाते हुए खदमात को मज़ीद आगे बढ़ाया गया। इसके लिए बताया गया कि इसके पैगाम पहुँचाने का जो मरकज़ था, कम्युनिकेशन जो सेंटर था, तो वो अहमदाबाद के जोधपुर टेकरा में था, जो 1967 में तामीर किया गया, जिसकी वजह से अंदरूनी मुल्क भारतीय साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन को इन मराकज़ को क़ायम करने और इसके तरीक़ाकार की तरबियत देना आसान हुआ। 1970 में पूना के करीब अरवी में अंदरूनी मुल्क पैगाम रसानी खदमात के लिए जदीद साजो सामान से मुज़य्यन मरकज़ तामीर किया गया। देखिए यहाँ पर 1970 का ज़माना आया, पूना का मकाम है, उसी के करीब अरवी नामी कोई इलाक़ा है, वहाँ अंदरूनी मुल्क पैगाम रसानी खदमात के लिए, अंदरूनी मुल्क मतलब मुल्क के अंदरूनी जो मामलात थे पैगाम रसानी के, उन खदमात के लिए एक यहाँ मरकज़ या सेंटर बनाया गया था, जो कि जदीद साजो सामान से, यानी कि ज़माने के एतबार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया। आगे देखते हैं पिन कोड। 15 अगस्त 1972 से भारतीय डाक और तार महकमे ने 6 अददी पोस्टल इंडेक्स कोड, जिसको हम पिन कोड कहते हैं, ये तरीक़ा जारी किया। पिन कोड आप हमेशा सुनते होंगे या आपने देखा होगा कि जब कभी हम कोई एड्रेस लिखते हैं, कोई पता लिखते हैं, तो वहाँ पर एक ख़ास पिन होता है या पिन कोड लिखना होता है। एरिया वाइज अलग अलग होता है, इलाके के एतबार से, रियासत के एतबार से, शहर के एतबार से। तो ये एक 6 डिजिट में एक पिन कोड होता है, तो वो लिखने से अंदाज़ा हो जाता है कि ये पता जो है किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह से 1972 में पिन कोड की शुरुआत की गई थी, 15 अगस्त 1972। डाक की तकसीम को फ़ाल बनाना इसका मकसद है। अच्छा, ये पिन कोड इस्तेमाल करने का मकसद क्या था, ताकि सहूलत के साथ कम वक्फे में ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत अंजाम दी जा सके। मतलब आपके पास सही पता अगर मालूम होगा, सही अगर एड्रेस या सही आपको मालूम होगा कि पता कहाँ का है, तो आप वहीं पर डायरेक्ट पहुँचोगे, वरना फिर वक्त का ज़िया होगा। इस तरीक़ेकार के तहत मुल्क को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। पिन कोड का पहला अदद मखसूस इलाक़ा, दूसरा ज़ैली इलाक़ा, तीसरा अदद ज़ैली इलाक़े का मखसूस डाक तकसीम करने वाला इलाक़ा बताता है। तो बाकी 3 आदाद के ज़रिए इलाक़ाई तौर पर तकसीम करने वाले डाक घर की मालूमात मिलती है। देखिए बेटा, अब आपको क्या करना है, ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। देखिए, इसमें बताया गया कि पिन कोड का जो पहला अदद है वो मखसूस इलाक़ा बताता है, जबकि दूसरा अदद क्या करता है, ज़ैली इलाक़ा बताता है। फिर तीसरा अदद ज़ैली इलाक़े का मखसूस डाक तकसीम करने वाला इलाक़ा बताता है। तो बाकी जो 3 आदाद होते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 6 आदाद पर मुनहसिर है, 6 आदाद पर, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स कोड, तो यहाँ 6 आदाद पर है। तो ये जो है बाकी के 3 डाक कहाँ से तकसीम की जा रही है, डाक घर की मालूमात मिलती है। महाराष्ट्र के लिए देखिए, महाराष्ट्र के जो अलग अलग इलाके हैं या महाराष्ट्र के हिस्से हैं, उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि 40, 41, 42, 43 और 44, ये 2 हिंसी है, 40, 41, 42 और 44, ठीक है, ये याद रखना है। इब्तिदाई 2 हिंसे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, महाराष्ट्र के लिए। जबकि 1986 में महकमा डाक ने तेज़ी से डाक पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट, याद रखिएगा, स्पीड पोस्ट नामी खिदमत हासिल की या अंजाम देना शुरू की थी। तो आए हम आगे बढ़ते हैं। IST यानी कि इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल टेलीफोन सर्विस, ये हमें सिर्फ तारीख़ी मालूमात के तौर पे याद रखना है, वरना अब ये सर्विस से भी आगे मामलात बढ़ चुके हैं या आगे के हम खदमात हासिल कर रहे हैं, ज़माने ने इससे ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। 1972 में मुंबई में ओवरसीज़ कम्युनिकेशन सर्विस के क़याम के ज़रिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मवासिलात का आगाज़ हुआ। 1976 में मुंबई और लंदन में 2 शहरों के बीच बराह रास्त फ़ोन के ज़रिए राब्ता कायम करने के लिए ISD टेलीफोन के साथ टेलीकैश
टेलीगैस, टेलीप्रिंटर, रेडियाई तस्वीर वगैरह की खदमात शुरू की गई। 1986 में VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड इस शोबे में खूब तरक्की की। VSNL अब जो है तो BSNL है, उससे पहले जो था VSNL याद रखिएगा, जिसका फुल फॉर्म बताया गया विदेश संचार निगम लिमिटेड, याद रखना है। 1986 में शुरू हुआ था। ISD टेलीफोन, ये सारी चीज़ें इसलिए कि हो सकता कभी आपको जनरल नॉलेज में ये इस तरह के सवालात पूछ लिए जाएं, क्योंकि ये साइंस के सवालात हैं या साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात हैं। तो देखते हैं आगे हम। इससे कबल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बड़े शहरों में पैगाम रसानी के लिए कायम की गई अवामी कंपनी थी। 1990 की दहाई में BSNL ने भारत में इंटरनेट की खदमात मुहैया करने वाली अहम कंपनी की हैसियत हासिल कर ली। इस शोबे में सामे पेत्रोदा की खदमात काबिल ज़िक्र है। इस शोबे में 1990 की दहाई का जो VSNL है, ये जो शोबा था, इसके ज़रिए भारत ने बहुत सारी खदमात हासिल की है और इसके लिए सामे पेत्रोदा की खदमात को माना गया है। चले हम आगे बढ़ते हैं। मोबाइल, जिसको हम गश्ती सूती आला कहते हैं। अब मैं आपको बताती चलूँ, समझाती चलूँ, ये मोबाइल को गश्ती सूती आला क्यों कहा गया। गश्त के माने होते हैं इधर से उधर जाने के, फिरने के, ठीक है, जबकि सूत के माने होते हैं आवाज़ के। तो अब समझ में आया, तो गश्ती सूती आला यानी चलते फिरते आवाज़ देने वाला, आवाज़ निकालने वाला, या चलते फिरते जिसकी आवाज़, जिसके ज़रिए हम आवाज़ सुन सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, लैंडलाइन भी फ़ोन हुआ करते थे में शुमार हो सकता है इस बात का, इसलिए कि अब मोबाइल ने इनकी जगह ले ली है। तो उसको लैंडलाइन जो फ़ोन डब्बे हुआ करते थे, उनको एक जगह बैठकर या एक जगह ठहर कर ही हमें बात करनी होती थी, जबकि अब जो हमारे पास मोबाइल है, तो ये मोबाइल के ज़रिए हम घर के किसी भी कोने में, छत पर, बाहर, कहीं भी जा कर के हम बात कर सकते हैं। टहलते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, चलते हुए, जैसे मर्ज़ी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए इसे गश्ती सूती आला का नाम दिया गया है। तो देखते हैं हम, 22 अगस्त 1954 को भारत में मोबाइल फ़ोन की खदमात का आगाज़ हुआ था। अब हमने ये भी देखना है, 22 अगस्त 1954 सबसे पहले भारत में मोबाइल फ़ोन की खदमात का आगाज़ हुआ। इस ज़माने में मोबाइल फ़ोन की कीमत तकरीबन 45,000 रुपये फ़ी मिनट कॉल तकरीबन 17 रुपये हुआ करती थी। इसमें मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी थी, तकरीबन 45,000, ठीक है। उस वक्त के ज़माने में मोबाइल फ़ोन कब की बात देख रहे हैं हम, 1954 की बात देख रहे हैं। उस वक्त 45,000 रुपये में मोबाइल हुआ करता था और 1 मिनट कॉल की कीमत थी 17 रुपये। अब हम पैसों में बात कर लेते हैं, या हम तो अक्सर फ्री कॉलिंग करते हैं, जबकि उसकी पेमेंट पहले ही की जाती है। बहरहाल 1999 में कई प्राइवेट कंपनियां इस मैदान में कूद पड़ी और खदमात सस्ती होने लगी। जाहिर सी बात है, ये एक माशी तौर पे अगर हम देखें, मईशत के एतबार से या माशी नुक्ते नज़र से हम देखते हैं, माशियात का एक सबक हुआ करता था, उसके कुछ पॉइंट के एतबार से मैं बताना चाहूँगी कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और अगर खिल्लत होगी लेकिन डिमांड ज़्यादा होगी, तो वो चीज़ महंगी हो जाएगी। यानी आपके पास आवक कम है लेकिन उसके ख़रीदार बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे वक्त में आप क्या करते हैं, कीमत बढ़ा देते हैं ताकि लोग सोच समझ कर ले सकें। उसके अलावा अगर आपके पास मिक़दार बढ़ चुकी है, ख़रीदार कम हो चुके हैं, तो कीमत क्या हो जाती है, खुद ब खुद घट जाती है। यानी कि जब आपके पास चीज़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बहुतात है किसी चीज़ की, लेकिन उसके ख़रीदार बहुत कम हैं, तो ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं, कीमत कम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से सहूलत से ले सकें। अक्सर ऐसा ऑफ़र वगैरह होते हैं, अक्सर डिस्काउंट वगैरह हम देखते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर कई कंपनियाँ इस शोबे में कूद पड़ी और उसके बाद ये खदमात सस्ती होने लगी। ये खदमात सस्ती होने से क्या मुराद है, पहले हमने देखा था कि 1 मिनट कॉल अगर किसी को करनी है या 1 मिनट किसी से बात करनी है तो 17 रुपये फ़ी मिनट लगते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी कीमत या इस बात करने की जो मिक़दार की कीमत थी, जो इसके पैसे हुआ करते थे, वो कम होने लगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। भारत संचार लिमिटेड निगम, भारत संचार
2000 में महकमा मवासिलात, जिसको हम टेलीकॉम डिपार्टमेंट कहते हैं, कि असर-ए-नौ तश्कील की गई। हतमी फ़ैसला लेने का इख्तियार महकमा मवासिलात को मुस्तकिल तौर पर हासिल हो गया। नीज़ ग्राहकों को खिदमत फराहम करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड कायम की गई। फ़ोन सर्विस के साथ सेलुलर, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की खिदमत भी फराहम की गई। देखिए, हमने पहले देखा था VSNL, अब हम देखते हैं BSNL, जिसका आज भी बोलबाला है, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, तो पहले हम विदेश देखें, अब हम अपने भारत का देखते हैं। तो यहाँ पर 2000 में ये महकमे ने अपनी खिदमत को असर-ए-नौ शुरू किया था, जिसके ज़रिए फ़ोन सर्विस के साथ साथ सेलुलर, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड ये खिदमत भी आसानी के साथ फराहम की जाने लगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। मादी तेल और कुदरती गैस के ज़खायर की तलाश और उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए 1956 में ONGC नामी इदारा कायम किया गया। सूबे आसाम के दिग्बोई के बाद गुजरात के अंकलेश्वर नामी इलाके में मादी तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ। देखिएगा यहाँ पर ONGC, ठीक है। तो ये 1956 में इदारा कायम किया गया था। सूबा आसाम के दिग्बोई के बाद अंकलेश्वर नामी इलाके में मादनी तेल का ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ। बाद में गुजरात के ही खंबायत, याद रखना है, गुजरात के खंबायत के अतराफ में मादनी तेल और कुदरती गैस के ज़खायर दरियाफ्त हो गए थे। 1974 का ज़माना फिर से हम ONGC देख रहे हैं। इसके जो महक़क़ीन थे, यानी तहक़ीक़ करने वाले थे, उनकी मदद से बॉम्बे हाई के इलाके में समंदर में सुराख करने वाले सागर सम्राट, याद रखिएगा, सागर सम्राट जहाज़ का काम होता था समंदर में सुराख करना। ड्रिल शिप जिसको हम कहते हैं, इसके ज़रिए तेल के कुएँ खोदने शुरू किए गए। समंदर की तह से तेल के कुएँ हासिल किए गए। 1975 से यहाँ मादनी तेल और कुदरती गैस मिलना शुरू हो गई। ठीक है, 1975 ज़माना याद रखना है, मादनी तेल और कुदरती गैस तो ये मिलना शुरू हो चुकी थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इस इलाके में 2500 से ज़्यादा तेल के कुएँ और कुदरती गैस के 33 कुएँ खोदे गए, जिसकी वजह से भारत में मादनी तेल की पैदावार में इस इलाके का हिस्सा 38% तक पहुँच गया। मुल्क के लिए मादनी तेल की कुल ज़रूरत का 14% हिस्सा इसी इलाके से होता है। किस इलाके से? ONGC के ज़रिए जो रूसी महक़क़ीन की मदद से बॉम्बे हाई के इलाके में, कौन सा इलाका था? बॉम्बे हाई का इलाका था, जिसके ज़रिए यहाँ पर बहुत सारी कुएँ खोदे गए और तेल की ज़रूरियात को 14% से ज़्यादा पूरा किया जाने लगा। अब हम इस सबक का आखिरी पॉइंट देखते हैं, वो है रेलवे और टेक्नोलॉजी। रेलवे और भारत की तारीख़ में रेलवे के ज़रिए इख्तियार की गई टेक्नोलॉजी का हिस्सा निहायत अहम है। रेलवे में नशिस्तों के रिज़र्वेशन के निज़ाम की फ़आलियत गलतियों से पाक और मुनज़्ज़म तौर पर काम करने के लिए 1984 में दिल्ली में सबसे पहले कंप्यूटराइज्ड रिज़र्वेशन का निज़ाम शुरू किया गया। हम आज भी देखते हैं, जब हमें कहीं सफ़र के लिए जाना होता है तो हम सबसे पहले रिज़र्वेशन कर लेते हैं। जब हमें रेल का सफ़र करना होता है, एक मकाम से दूसरे मकाम जाना होता है, हम रिज़र्वेशन करते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि रिज़र्वेशन कंप्यूटराइज्ड किया जाता है, यानी कंप्यूटर के ज़रिए रिज़र्वेशन किया जाता है। इसकी बुनियादी वजह है रिज़र्वेशन के निज़ाम को बहुत ज़्यादा मुतहरिक और फ़ाल बनाना है, और साथ साथ गलतियों से पाक रखना है, मुनज़्ज़म तौर पर ये काम करना है। इसी साल को कोलकाता में मेट्रो रेल का आगाज़ हुआ। किस साल? 1984 के साल में। 1984 को कोलकाता में 1984 में ही कोलकाता में मेट्रो रेल जो ज़ेरे ज़मीन चलती है, नीचे ज़मीन के नीचे जो चलती है, वो रेल का आगाज़ हो गया। और इस तरह भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में मुसलसल तरक्की की है, नई तहक़ीक़ात की है। भारत 21वीं सदी का अहम मुल्क बन गया है। हम जब भारत के बारे में देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि अब भारत भी दुनिया के किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है, बल्कि जब हम दुनिया का नक्शा देखते हैं तो भारत बड़े ही
आन बान के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। बहुत ही सर उठाए हुए भारत अपनी शान के साथ यहाँ पर अज़्म और हौसले के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। और क्यों ना आए, क्योंकि यहाँ पर भारत ने साइंस के मैदान में जो तरक्की की है वो अपनी मिसाल आप ही मानी जा सकती है। यहाँ पर देखिएगा कि भारत टेक्नोलॉजी के ज़रिए अमन फैलाने वाला मुल्क बन चुका है और 21वीं सदी में मज़ीद तरक्की वो मंसूबे वो बना रहा है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर ये सबक मुकम्मल हुआ। आपको एक मरतबा फिर इस सबक को पढ़ना है, समझना है, अहम नुकात को तहरीर करना है ताकि अयादा करते वक्त आपको आसानी रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ अगली सरगर्मी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।